हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी को कल की स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे उस सफर की जब सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत गुलामी की जंजीरों में बंध गया और फिर कैसे लाखों बलिदानों के बाद हमें मिली आजादी। 15 अगस्त 1947 यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों का जीत है। यह वह दिन है जब हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों लाखों वीर सपूतों ने अपना खून बहाया, हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा के मार्ग से लेकर भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, रानी लक्ष्मीबाई और अनगिनत वीरों ने अपना खून और बलिदान से भारत मां को आजाद कराया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की गूंजती हुई आवाज, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ने हर भारतीयों के दिल में आग लगाई। दोस्तों, हमारी आजादी किसी एक दिन में नहीं मिली। इसके पीछे सालों की लड़ाई, संघर्ष, त्याग और अनगिनत शहीदों की कहानियां छिपी हुई हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में भारत एक समृद्ध और शक्तिशाली देश था। दुनिया के 25% से ज्यादा सोना चांदी, मसाले, रेशम, हीरे सब यही पाए जाते थे। दुनिया भर के व्यापारी यहां आना चाहते थे, लेकिन इस दौलत ने हमारे दरवाजे आक्रमणकारियों के लिए भी खोल दिए थे। 8वीं से 12वीं सदी तक मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी जैसे आक्रमणकारी यहां आए और उसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत और उसके बाद में 1526 में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। मुगलों के समय भारत एकजुट था, लेकिन औरंगजेब के बाद राजाओं में आपसी लड़ाई शुरू हो गई और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बनी। 1498 में वास्को डी गामा समुद्री रास्ते से भारत पहुंचा और इसके बाद यूरोप के दूसरे व्यापारी भारत आने लगे। पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर फ्रेंच और आखिर में अंग्रेज। 1600 एडी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी पहले व्यापारी बनकर भारत आई और फिर 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद बंगाल पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने राजनीति, धोखे और युद्ध के जरिए पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। भारत की दौलत लूटना, किसानों पर भारी टैक्स लगाना और भारतीय उद्योगों को खत्म करना, यह सब शुरू हो गया। अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाने वाला पहला शख्स था सिराजुद्दौला, जिसे मीर जाफर की गद्दारी की वजह से शहादत मिली। साल 1757 बंगाल की धरती पर एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने भारत के इतिहास को ही बदल दिया। यह कहानी है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला की और प्लासी की वो लड़ाई जिसने भारत में अंग्रेजों के राज की नींव रखी। उस समय बंगाल भारत के सबसे अमीर राज्य था। यहां के नवाब सिराजुद्दौला युवा थे, लेकिन सख्त और स्वतंत्र। सिराजुद्दौला को अंग्रेजों की हरकतें पसंद नहीं थी। उन्होंने कंपनी के गोदामों और किलों को गिरा दिया, खासकर कलकत्ता का किला। यह अंग्रेजों के लिए सीधी चुनौती थी। इसी समय इंग्लैंड से आया एक चालाक और महत्वाकांक्षी अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव, जी हां, उसने बंगाल जीतने का प्लान बनाया, लेकिन यह आसान नहीं था। सिराजुद्दौला के पास बड़ी सेना थी। युद्ध से पहले रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर और दरबार के कुछ लोगों से गुप्त समझौता किया। वादा किया कि जीत के बाद मीर जाफर को नवाब बना दे और 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आई। सिराजुद्दौला की सेना संख्या में बड़ी थी, लगभग 50,000 सैनिक, जबकि रॉबर्ट क्लाइव के पास सिर्फ 3,000। लेकिन मीर जाफर और उसके साथियों ने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। कुछ ही घंटों में अंग्रेज जीत गए। सिराजुद्दौला को पकड़कर मार दिया गया। मीर जाफर नवाब बना
और असली ताकत रॉबर्ट क्लाइव और ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में आ गई। प्लासी की लड़ाई सिर्फ एक युद्ध नहीं थी, यह भारत में अंग्रेज राज की शुरुआत थी। अगर मीर जाफर गद्दारी न करता तो शायद इतिहास आज अलग होता। अंग्रेजी हुकूमत ने भारतीयों के साथ भेदभाव, गरीबों का शोषण और आजादी की आवाज को दबाना आम बात थी। 1857 में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे जैसे वीरों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन यह विद्रोह को दबा दिया गया। अंग्रेज ने डिवाइड एंड रूल यानी फूट डालो और राज करो की एक राजनीतिक और प्रशासनिक नीति अपनाई, जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में लंबे समय तक राज करने के लिए अपनाया। इसका मतलब था लोगों को धर्म, जाति, भाषा, प्रांत और सामाजिक वर्ग के आधार पर आपस में बांटना, उनमें अविश्वास और नफरत पैदा करना ताकि वे एकजुट न हो सके। ये कोई आम कहावत नहीं है, बल्कि एक चालाक नीति थी जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने भारत पर लंबे समय तक राज करने के लिए अपनाया। अंग्रेज ने हमारी जाति, धर्म, भाषा, यहां तक प्रांत के आधार पर लोगों को बीच दूरी पैदा की। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अविश्वास, राजाओं और प्रजा के बीच मतभेद और अलग अलग प्रांतों के लोगों के बीच प्रतियोगिता बढ़ाई। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश को साफ पता चल गया कि अगर हिंदू और मुसलमान मिल जाए तो उनका राज ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगा। इसलिए उन्होंने अलग मतदाता प्रणाली, अलग शिक्षा नीति और अलग अलग कानून बनाकर हमारी एकता को तोड़ा। डिवाइड एंड रूल की वजह से लोग एक दूसरे को शक की नजर से देखने लगे। हमारी आपसी दुश्मनी ने अंग्रेजों को ताकत दी और हमें गुलामी की बेड़ियों में जकड़ दिया। दोस्तों, इतिहास में हमें एक सबक देता है, अगर हम बढ़ गए तो कोई भी हमें हरा सकता है, लेकिन अगर हम एकजुट रहे तो कोई ताकत हमें झुका नहीं सकती। इसलिए आज और हमेशा एकता ही हमारी असली शक्ति है। 21 साल विदेश में संघर्ष करने के बाद 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, लेकिन उनका यह सफर यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि यहीं से भारत की आजादी की लड़ाई का असली अध्याय शुरू हुआ। दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा का जो हथियार अपनाया, उन्होंने वहां के भेदभावपूर्ण नीति को हिला दिया। जनवरी 1915 में जब वे भारत लौटे तो पूरे देश ने उनका स्वागत किया। भारत आकर गांधी जी ने सबसे पहले देश को करीब से समझने की कोशिश की। वह जगह जगह यात्राएं पर निकले। वे सिर्फ बड़े नेताओं से नहीं, बल्कि गांव-गांव जाकर किसानों, मजदूरों और आम जनता से मिले। उन्होंने महसूस किया कि भारत को आजादी कराने के लिए सिर्फ अंग्रेजों से लड़ना ही नहीं, बल्कि समाज की कमजोरियां, इनको भी दूर करना जरूरी है। 1917 में उन्होंने बिहार चंपारण आंदोलन शुरू किया, जहां उन्होंने किसानों को नील की खेती के अत्याचारों से मुक्ति दिलाई। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद मिल हड़ताल से मजदूरों और किसानों की एक हक की लड़ाई लड़ी। धीरे धीरे गांधी जी कांग्रेस के प्रमुख नेता बन गए और 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया, यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उनके नेतृत्व में आजादी की लड़ाई गांव-गांव तक पहुंच गई। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहे, बल्कि करोड़ों भारतीयों की आवाज बन गए। उनका अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग भारत को 1947 में आजादी तक ले गया। इसके बाद भी भारत के कोने कोने में क्रांतिकारी और समाज सुधारक उड़ते रहे। लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, साथ ही महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते से आंदोलन छेड़ा। 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड, 1930 का नमक सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब ब्रिटिश हुकूमत को हिला देने वाली पल थे।
लाखों लोगों ने जेल, कोड़े और मौत तक का सामना किया। द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ब्रिटेन कमजोर हो गया। 1929 से 1945 के युद्ध में ब्रिटेन को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। उनकी सेना थक चुकी थी और युद्ध के खर्च से खजाना खाली हो गया। अब ब्रिटिश के पास इतने संसाधन ही नहीं बचे कि वो भारत जैसे विशाल देश पर शासन जारी रख सके। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हो गया। युद्ध के दौरान और बाद में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया, जिसने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। लाखों लोग जेल गए, हिंसा और आंदोलन तेज हो गए। अब अंग्रेज को समझ आ गया कि अब भारतीय जनता को दबाना आसान नहीं है। आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत आजाद होने के बाद बंटवारे में बंट गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हो गए। आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपने सपनों को पूरा कर रहे हैं। यह सब उन्हीं बलिदानों का नतीजा है। इसलिए 15 अगस्त सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि अपने देश के लिए कुछ करने, संकल्प लेने का दिन है। हमारे आपसी फूट, लालच और एकजुट न होने की वजह से अंग्रेज जैसे बाहरी लोग हमारे मालिक बन गए। दोस्तों, इतिहास हमें यही सिखाता है कि अगर हम एक रहे तो कोई ताकत हमें गुलाम नहीं बना सकती। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इसे जरूर शेयर करें, ताकि हर भारतीय जाने कि हम कैसे गुलाम बने और हमें कैसे एकजुट रहना चाहिए। तो आइए तिरंगे की शान में सिर झुकाएं, देशभक्ति के रंग में डूब जाएं और मिलकर कहें, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद।